नमस्कार साथियों, मैं अमन पिलानिया आपका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, अभी हमारे साथ अभिमन्यु कुवाड़ हैं जो किसान नेता हैं, काफ़ी समझ रखते हैं किसान आंदोलन से लेकर किसानों से रिलेटेड जो भी खबर है खेती के बारे में या और भी जो न्यूज़ हैं अच्छी अपडेट रखते हैं। उनसे हम किसान आंदोलन व हरियाणा की राजनीति के बारे में कुछ चर्चा ही करेंगे, तो उनसे बात करते हैं। नमस्कार अभिमन्यु भाई। आपने भी राम राम, आपके कैमरामैन ने भी, आपके सभी दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम। अभिमन्यु भाई, इतना लंबा आंदोलन चला हुआ है, कहीं ना कहीं नहीं लगता आंदोलन अब कमजोर हो रहा है? नहीं, आंदोलन कमजोर बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप एक चीज देखो, जब आंदोलन शुरू हुआ था और आज के दिन की आप स्थिति देखो। आज कम से कम उत्तर भारत में बीजेपी पूरे तरीके से साफ हो चुकी है। बीजेपी के साथ साथ उसकी सहयोगी पार्टी भी पूरे तरीके से साफ हो चुकी है। मैं बात करूं यदि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहां कोई ऐसा गांव नहीं है, एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां पे बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के लोग घुस के दिखा दें। इनका इस लेवल का बहिष्कार है। इनके कार्यकर्ताओं की यह स्थिति है कि अधिकारी ने तो इस्तीफा दे दिया, और जो लोग इनके कार्यकर्ता अभी भी हैं वो बाहर आकर पंचायत में बैठकर, चौपाड़ में बैठकर ये नहीं बता सकते कि वो फलाना फलाना बीजेपी का है, उसका कार्यकर्ता है, जब भी दुकान में कार्यकर्ता रह रहे हैं। इससे बड़ी मतलब एक तरीके से बहिष्कार कह लो, या इससे बड़ा नुकसान किसी पार्टी को और क्या हो सकता है। ये नुकसान किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया है, ये नुकसान बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों को इस आंदोलन ने किया है। और एक बात ये समझ लें, पहले इस आंदोलन की वर्टिकल एक्सपेंशन हुई थी कि आंदोलन का एक दिन उफान उठा था। अब ये आंदोलन हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड करके देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। गुजरात में भी मीटिंगें हो रही हैं, दक्षिण भारत में, कर्नाटक में खुद मैं था, बंगाल में थे, और अभी हमारे सारे सीनियर नेता थे वो भी वहां गए हुए थे, टिकैत साहब भी गए हुए थे, और पंजाब पे जगजीत सिंह डल्लेवाल, राजोवाल, अपने हरियाणा गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, सारे नेता गए हुए थे। तो आंदोलन अब देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है। बंगाल में जो किसान मोर्चा गया, आप भी गए, कोई असर लगता है बंगाल में? कुछ किसानों का असर रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पे असर रहेगा। वहां पे आप दो चीजें समझने की हैं। आप उस पूरी चीज को अगर आप एनालिसिस करेंगे, वहां पे हुआ क्या कि जब वहां पे गए तो किसानों ने एमएसपी और एमएसपी के बारे में सुना तो वो हैरान हो गए कि भाई एमएसपी जैसी भी कोई चीज है। तो कम से कम ये आंदोलन इस बात को एक तरीके से अचीव करने में सफल रहा कि बंगाल के किसान को भी पता लग गया कि भाई जो उसका धान है उसका एमएसपी 1868 रुपया है, जो उसका 600 से 700 रुपया क्विंटल बिक रहा है। उसका कारण क्या है ये वो समझ गया। वहां पे ग्रास रूट पे इस तरीके से अब तक कोई सामाजिक या किसान संगठन उस तरीके से मजबूती से काम नहीं कर रहा था, तो वहां से नई प्योद लग गई है, उसकी शुरुआत हो गई है, बड़ी मजबूती से हो गई। कुछ सामाजिक संगठन, किसान संगठन थे वहां पे, लेकिन जिस मजबूती से होने चाहिए थे वो नहीं थे। तो एक तो लोगों को इश्यूज का पता लग गया और लोगों की सहानुभूति पूरी तरीके से आंदोलन से जुड़ गई। और दूसरी बात आप देखिए, जब से हमारा मोर्चा वहां पे गया, मोर्चा के नेता गए, तो तब से इलेक्शन का मुद्दा भी डाइवर्ट हो गया। पहले क्या था मुद्दा? धर्म, जाति, ये मुद्दे वहां पे बने हुए थे, लेकिन मोर्चा के वहां जाने के बाद किसानों का मुद्दा भी एक वहां के चुनाव का अहम मुद्दा बन गया है। मीडिया दिखा रही है किसानों को वहां जाने से, किसान तो अपने यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें इतनी परेशानियां हैं, दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं, लेकिन वहां पर जब किसान जाते हैं तो वहां के जो लोकल मीडिया दिखाती है, आज तक दिखाता है कि वहां पर जो किसान है ममता बनर्जी से परेशान है। तो आपको नहीं लगता मतलब बीजेपी को फायदा होगा वहां पर? देखो, मैं एक बात कह रहा हूं आपको, ये सवाल ममता बनर्जी या नरेंद्र मोदी का नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूं, पिछले 73 साल में कोई भी राजनीतिक पार्टी रही हो, उसने किसानों का भला नहीं करा। किसी ने किसानों का शोषण 20% करा, तो किसी ने 50% करा, किसी ने 100% करा। 73 साल का इतिहास यदि हम बारीकी से देखें तो किसानों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, 2007 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा के सीएम रहे हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। उन्होंने उस रिपोर्ट को 2014 तक लागू नहीं किया। दोषी वो भी हैं। यदि वो उस समय लागू कर देते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो उस कमेटी के चेयरमैन भी थे। अब आप आगे आ जाइए, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सैकड़ों रैलियों में, सबसे पहले तो रेवाड़ी वाली रैली में कहा था, हजारीबाग वाली रैली में कहा था कि मेरे भाइयों, मैं अगर प्रधानमंत्री बनता हूं तो C2 + 50% के अनुसार एमएसपी दूंगा। लेकिन वह करते उसमें C2 में क्या होगा? खाद का खर्चा, बीज का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, आपकी जमीन का किराया, आपका लेबर, फैमिली लेबर, बार वाला लेबर, आपकी जमीन का किराया आ गया, उसमें आपकी बिजली का खर्चा, आपके जो ट्रैक्टर, आपके कल्टीवेटर, हैरो, मशीना का जो कीमत कम होगी साल में, प्राइस डेप्रिसिएशन जिसको बोलना अंग्रेजी में, वो जुड़ेगा, उसके ऊपर ब्याज जुड़ेगा, फिर उसमें 50% जोड़ के दूंगा। ये बात उन्होंने कई रैलियों में कही। लेकिन इसी सरकार ने
मोदी सरकार ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट दिया। मोदी जी ने एक बात और कही, मैं इस बात को पूरा करूं, 2015 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि भाई हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के C2+50% फार्मूले को लागू नहीं कर सकते। तो मेरा क्या कहना है, हर राजनीतिक पार्टी का चरित्र लगभग सेम है। फर्क इतना है, जो और राजनीतिक पार्टी थी वो धीरे धीरे किसानों का नुकसान कर रही थी, या मोदी जो सरकार है या एक कदम किसानों न खाने का प्रयास कर रही है, किसानों को बर्बाद करने का प्रयास कर रही है। मोदी जी ने एक बात और कही थी अपनी एक रैली में कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। क्या कुछ हुआ है ऐसा कि किसानों की आय दुगनी हुई है? देखो, पहली बात तो इसमें यह है कि पहले प्रधानमंत्री ये बता दें कि किसानों की वर्तमान आय कितनी है। पहले वो ये बता दें, ऐसा कोई सरकार के पास आंकड़ा ही नहीं है। पंजाब की 3 यूनिवर्सिटियों ने रिसर्च करी, उन्होंने बताया कि जो एवरेज जो इनकम है किसान परिवार की साल की, वो 20,000 रुपया है। मतलब 1600, लगभग 1633 के आसपास महीना होगी। 1633 रुपया प्रति महीना, या ऑल ओवर इंडिया की एवरेज है। पहली बात, या डबल भी होगी तो 3200 होगी। 3200 में एक परिवार गुजारा कर सकेगा आज के दिन की महंगाई में, जो डायन महंगाई है। पहली बात। दूसरी बात, मुझे आप एक बात समझाओ, मैं एक बड़ी सिंपल बात समझना चाहूंगा, आपके भी दर्शक उनको भी आवाज समझ में आओगी। आपा ने 2014 से पहला बासमती अपना 4800 रुपये 5000 रुपये खूब बिक रहा है। ईब की बार हुआ एक किस्म, अब की बार जो है गया सीजन, इससे पहले 2200 रुपये में बिक रही थी। मतलब फसलों की कीमत है, उनका दाम, उनके रेट आज देते भी कम हो गए। लेकिन मोदी साहब कह रहे हैं मैं आय दोगुनी कर दूंगा। 22 मैथ का टीचर जरा हमने भी मिलवा दो, जो कीमत आधी कर का आय दोगुनी करेगा। ऐसे कौन से गणित के मास्टर के पास ये बीजेपी वाले पढ़ रहे हैं, जरा पूरे देश को बता तो दो। और दूसरी बात, एक सवाल का जवाब दे प्रधानमंत्री मोदी जी। 2016, 2017, 2018 3 साल तक देश के इतिहास में पहली बार हुआ, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो हर साल किसानों की आत्महत्या के आंकड़े पब्लिश करता था, 3 साल तक वो आंकड़े पब्लिश नहीं होने दिए। क्यों नहीं होने दिए? क्योंकि इनके कार्यकाल में किसानों की आत्महत्या बढ़ गई थी। तो असलियत किसान भाइयों ये है कि मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय नहीं बल्कि किसानों की आत्महत्या दोगुनी करने का काम कर रही है। हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में गठबंधन सरकार है बीजेपी की और जेजेपी की। आज से कुछ दिन पहले की बात करें, आज तक की एक डिबेट में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ये कहा था कि अगर कोई भी कानून है उसको काला कहेंगे तो कानून कैसे लागू होंगे। तो अभी कुछ दिन पहले वो कह रहे हैं कि मैंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, दोबारा किसानों से बात करें। वो समझ नहीं आ रहे कानून के पक्ष में या खिलाफ है। देखो, वो अपने कुर्सी के लालच में है और कुछ नहीं है। नई नई कुर्सी मिल ली है तो उसका चस्का लग रहा है, उसका लालच आ रहा है मन में, और कुछ नहीं है। और दूसरी बात, जो उन्होंने काले कानूनों में काला क्या है, उस पर जब उन्होंने ये बयान दिया था, और समालखा में भी एक बयान दिया था कि भाई वो 40 मेंबरी कमेटी कहाँ गई जो सरकार से बात करती थी, कहाँ गायब हो गई, ये कहा था दुष्यंत चौटाला जी ने। तो हमने उस समय कई जगह पे जाके हमने एक बात कही थी, और आज भी हमारा वो उनको चुनौती, खुली चुनौती आज भी ऐसे की ऐसे कायम है। दुष्यंत चौटाला जी, आप टाइम टेक लो, आप जगह टेक लो, आप डेट टेक लो, आप कृषि कानून और एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर खुली बहस करेंगे और किसान आगे बैठे होंगे। यदि किसान आपकी बात से सहमत हो जाए तो हम पीछे हट जाएंगे, और यदि किसान हमारी बात से सहमत हो जाए तो दुष्यंत चौटाला जी, यदि थोड़ी बहुत भी ताऊ देवीलाल का कुछ आपके भीतर बचा हो तो ये पत्र लिखने की बजाय त्याग पत्र लिख के जनता के बीच में आवे, किसाना के बीच में आवे, जिसने आज भी अन्नदाता कह रहे हैं पत्र में, और इस किसान कौम से हाथ जोड़ के, घुटने टेक के, सिर झुका के इस किसान कौम के पांव पकड़ के माफी मांगे। यदि किसान हमारी बात से सहमत हो जाए तो उनमें थोड़ा बहुत भी जमीर बचा हो तो, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इसमें एक बात और है, उनके भी एक बात समझ में आ गई। शुरू में नई नई कुर्सी मिल ली थी तो वो अपने आप को ही सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन वो ये भूल गए जो ये जनता जनार्दन होती है ना, इससे बड़ा कोई नहीं होता। रावण में भी बड़ा घमंड था, रावण भी बहुत बलशाली और बहुत ताकतवर था, लेकिन रावण का विनाश क्यों होया? क्योंकि घमंड था। तो आज यदि आप बॉडी लैंग्वेज भी देखोगे ना बीजेपी के नेताओं की या उनकी सहयोगी पार्टियों के नेताओं की, उनकी बॉडी लैंग्वेज में घमंड दिखा है, अकड़ है उनमें एक अलग तरीके की। तो जो ये घमंड हो है ना जी, ये विनाश का कारण बना कर है। सबसे पहले विनाश होने से पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है, तो बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टी वालों की बुद्धि भ्रष्ट होगी है, इनका विनाश तय है। दुष्यंत चौटाला तो कहते हैं, देवीलाल जी कहते थे किसानों का अगर अच्छा करना है तो सत्ता में रहना जरूरी है। देखो, एक बात है, सत्ता में रहना है, सत्ता में ना रहना ये जरूरी नहीं है। सत्ता में रह के आप क्या कर रहे हो ये मुद्दा है। मान लो सत्ता में तो कल न कोई भी आ जावे, किसानों की आत्महत्या न बढ़ा दे, तो क्या फायदा होया भाई? हरियाणा में, मैं हरियाणा की बात कर लूं,
यही बात कही थी ना सरकार ने, 48 घंटे में पैसे आएंगे खाते में, अरे नहीं आए तो 9% ब्याज लगेगा। हाँ जी। मैं दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर को खुली चुनौती देता हूं, खुली चुनौती, वो पूरे हरियाणा में 100 से किसान मिलवा दें कि जिनके 48 घंटे में पेमेंट आ गई हो। और यह चीज है उन्होंने कह रखी है सरकार ने कि जिसकी 48 घंटे में पेमेंट नहीं आओगी उन्हें 9% ब्याज दे होंगे, उसका भी हिसाब किताब ले होंगे। तय सरकार तैयारी कर ले। आज आप मंडियां की स्थिति देख लो, कुल मिला के घुमा फिरा के सरकार ने करना के चक्कान ने न्यू पकड़ लो, चक्कान ने घुमा के पकड़ लो। सरकार कानूनों के माध्यम तक की करना चाहे है, मंडी खत्म करना चाहे है। मंडी खत्म होगी, सरकारी खरीद बंद होगी, सरकारी खरीद बंद होगी, एमएसपी खत्म होगा। ईवी ने क्या डंगा ला दिया कि भाई मंडी में मत लाओ, सीधा साइलोज में लेकर जाओ। अरे भाई जब मंडी में कोई नहीं लिया होगा तो 2 साल में मंडी का ताला लग जाएगा। आज तो साइलोज में एफसीआई और रैपिड खरीद करेगी, लेकिन जब 2 साल में मंडियां खत्म हो जाएंगी तो यह सरकार नहीं हुई कहेगी भाई जिसका गोदाम है, जिसका साइलोज है वही खरीद करेगा। आज भी क्यों लग रहा है, नमी के नाम पे अनेक तरीके के वो आरोप लगा के आज भी तो मल रिजेक्ट करा जाने लग रहा है ना। डांड डाले उसमें 12-12 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है ना, दुर्गति हो रही किसानों की, 2 दिन 3 दिन उड़े पड़े रहना पड़ा है। तो मैं तो किसानों से भी एक विनती करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो आपके लाखों दर्शक हैं, कि भाई किसान भाइयों, अगर आज 1 दिन 2 दिन परेशान होना पड़ रहा है तो आपने परेशानी उठानी पड़ेगी। अब हमने अपने उसमें पूरा ये तय कर दिया था, हमारे जो मंडी लागे थी वहां पे, कि भाई कोई भी मानस मारा साइलोज में नहीं लेकर जाओगा, मंडी में ले आओगे हम, क्योंकि साइलोज तो किसी प्राइवेट आदमी का है, मंडी मारी है, मंडी किसानों की है। और जो ये तर्क देवे हैं कुछ राजनेता, कुछ एक्सपर्ट तथाकथित तर्क देवे हैं कि भाई साइलोज में अच्छी भंडारण व्यवस्था है, यह बात तो हम भी मानने हैं, भंडारण व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, एक भी दाना खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन यह व्यवस्था प्राइवेट कंपनी क्यों करेंगी भाई? 73 साल हो लिए देश ना आजाद हुए, पार्टियों के पास, इन सरकारों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसी मशीनें नहीं है कि ये भंडारण कर सकें। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है किसान भाइयों से, आज 2 दिन 3 दिन की परेशानी उठानी पड़ रही है तो उठा लो, लेकिन अपना माल साइलोज में ले जाने की बजाय मंडी में लेकर जाओ। अब कोरोना की बात करें, जब चुनावी रैली होती है तो कोरोना नहीं होता, जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, रैलियां खत्म हो जाती है तो कोरोना स्टार्ट हो जाता है। अब दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं बॉर्डर पर, प्रधानमंत्री कहते हैं, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री वो कहते हैं कि इनको वापस आना चाहिए, किसानों को कोरोना बढ़ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले अपनी रैली में कहा था कि मैंने आज तक इतनी भीड़ नहीं देखी अपनी जिंदगी में, और वो 2 घंटे बाद दिल्ली आते हैं, दिल्ली आके कहते हैं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। देखो, आप 2014 से उठा के देखो, ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा। हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करते कि भाई जो ये संगी है ना, कच्छेदारी है, इन न वोट मत दियो, चाहे और किसी ने दे दियो। चौधरी चरण सिंह जी ने भी यह बात कही थी कि भाइयों, किसान भाइयों, जब मारते नाराज हो जाओ ना तो हमने वोट बेशक मत दियो, पर इन कच्छेदारियां न मत दियो। और वे सही क्या करते, और हम सभी नौजवानों ने, हमने भी अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। 2014 में हमारे देश का नौजवान पागल हो गया, जो मीडिया की चकाचौंध थी, हर हर मोदी, घर घर मोदी के बिना के कहने लग गए, अरे सत्ता में ला दिए, अरे भी हमारे सिर पे बैठ गए। भाई ये बात, प्रधानमंत्री जिस दिशा में आज जा रहे हैं ना, मेरे को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ऐसा रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। वो इस दिशा में जा रहे हैं, वो हर बात सुबह से लेकर शाम तक वो झूठी बोलते रहते हैं। अब आपने ये मुद्दा उठाया, मैं एक बात कहूँ भाई, जहां पे बंगाल में, असम में, केरल में, तमिलनाडु में और भी जो राज्य में, 5 राज्यों में जहां पे कुर्सी पानी और कुर्सी बचाने की लड़ाई चल रही है, वहां पर तो कोरोना नहीं है, वहां पे ये रैली करेंगे। लेकिन जहां अपने अधिकार पाने, अपने हक और हुकूक के लिए लड़ने की लड़ाई चल रही है, वहां ये कोरोना का बहाना बनाते हैं। और एक बात और देखो आप, 26 नवंबर ने जब किसान पहुंचे थे दिल्ली के बॉर्डरों पे, तो किसानों ने कोरोना को कुचलने का काम कराया था। आप डाटा उठा लो, मेरी बात मत मानो आप। 26 नवंबर से पहले कोरोना के खूब केस आया करते दिल्ली में, पूरे दिल्ली वाले डरे उठते, मास्क लगा चाला करते, दूर रहा करते एक दूसरे ने शक की नजर से देखा करते, कहते इसका कोरोना ना हो। लेकिन जैसे ही किसान वहां पर पहुंचे, कोरोना के केसेस घट गए और कोरोना तो रिकवरी बढ़ गई। तो मैं तो एक सलाह देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, और प्रधानमंत्री के माध्यम से हम WHO को भी सलाह देना चाहते हैं, कोरोना की जो सबसे बढ़िया वैक्सीन है वो है भारत का किसान। यो जड़े जाओगा, कोरोना ने कुचल देगा, यो कोरोना ने खत्म कर देगा, हमने पूरा विश्वास है। अभिमन्यु भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, अभी फिलहाल भारत में बीजेपी की सरकार है, किसान दुखी हैं बीजेपी से, कह रहे हैं कि हमारी मांगों को माना नहीं जा रहा। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा राज किया देश में। आप कह रहे थे फिलहाल जो 2008 से 14 तक जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है लागू नहीं की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके चेयरमैन थे। क्या आपको उम्मीद है दोबारा कांग्रेस की सरकार आएगी, किसानों के लिए कुछ अच्छे काम करेगी? देखो, हमने किसी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं। हमारी उम्मीद ये है, जो बात गांधी कहा करते, जो बात शहीद आजम भगत सिंह कहा करते, उन्होंने कोई चुनाव थोड़ी लड़ा था, उन्होंने कोई राजनीति थोड़ी करी थी।
वो बात करा करते जन दबाव की। राज में रहे कोई, यदि जनता का जन दबाव होगा उनके ऊपर, यदि राजनेताओं की लगाम जनता के हाथ में होगी, यदि राजनेताओं के अंदर यह डर होगा कि भाई वो गलत काम करे तो जनता कुर्ता पकड़ के हिसाब किताब करेगी, जनता गद्दी तक पकड़ के नीचे उतार देगी, जब उनमें ये डर होगा वे सारे सीधे सीधे चालेंगे, चाहे कोई भी हो। ये राजनीति का चरित्र, ये बड़े दुख की बात है ये। तो हमने जो करना है वो जन दबाव बनाना है। राज में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि हमारा जन दबाव रहे। और मैं समाज को भी एक मैसेज देना चाहता हूं आपके माध्यम से, भाई हम अपने गिरेबान में झांका, हमारे समाज की भी एक कमी है। जब चुनाव का वक्त आता है ना, तो हम किसान बनकर वोट नहीं डालते, हम बेरोजगार नौजवान बनकर वोट नहीं डालते, हम महिला सशक्तिकरण के नामों पर वोट नहीं डालते, हम भाईचारे के नाम पर वोट नहीं डालते, हम डाल रहे हैं जाति धर्म अक्षित्रवाद 2000 का नोट दारू की बोतल पर वोट डाल रहे हैं। जब तक हम अपने सामाजिक मुद्दों पे वोट नहीं डालेंगे, जब तक एक किसान अपने खेती किसानी के मुद्दे पर वोट नहीं डालेगा, जब तक एक नौजवान अपने रोजगार के मुद्दे पर वोट नहीं डालेगा, जब तक पूरा समाज भाईचारे के मुद्दे पर वोट नहीं डालेगा, तब तक इसी तरीके के क्रूर तानाशाह और शासक हमारा शोषण करते रहेंगे, हमारे सिर पर बैठे रहेंगे। अभिमन्यु भाई, आप कह रहे हैं मुद्दे कहाँ हैं? घोषणा पत्र में तो मंदिर मस्जिद यही है आजकल, मुद्दे तो है ही नहीं घोषणा पत्रों में। देखो, जो समाज, ये कड़वी हकीकत है, जो समाज धर्म और जाति के आधार पर बट जाता है, जो बांटने का काम लगातार 73 सालों से ही चल रहा है, बीजेपी ने उस बांटने के काम को कई गुना बढ़ा दिया, कई गुना तेजी से कर दिया। हरियाणा में क्या करा इनने? जाट नॉन जाट के नाम पर बांट के हमारा भाईचारा बिगाड़ दिया। पूरे नेशनल लेवल पे ये कर रहे हैं, हिंदू वर्सेस मुसलमान करके कर रहे हैं। तो जो समाज जाति और धर्म के नाम पर बटेगा वो समाज का शोषण होना तय है। हमने जाति और धर्म तय ऊपर उठ कर, हमने किसान बन के, नौजवान बन के वोट डालना पड़ेगा। जब हम वोट डालेंगे, जब जन दबाव बनाओगे, तब हमारा भला होगा। अभिमन्यु भाई, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है जी। जैसे कि कोई नेता, जैसे कि आप लगा लो, या कोई किसान युवा है, वो किसी के खिलाफ, बीजेपी नेता या जेजेपी नेता के खिलाफ फेसबुक पे कोई ट्वीट या फेसबुक पे कोई पोस्ट डाल देता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। जब भी ये बीजेपी नेता किसानों को बोलते हैं शराबी हैं, घर से फालतू हैं, अभी कुछ दिन पहले कंवरपाल गुर्जर ने कहा, जेपी दलाल ने भी कहा, कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि किसान शाम 6 बजे तक 6000 की दारू पी जाते शाम होने तक। देखो, मैं एक नौजवान भाइयों से एक विनती करना चाहता हूँ, भाई हम लोग विरोध करेंगे, पहले भी कर रहे हैं, आगे भी बीजेपी वालों और उनकी सहयोगी पार्टियों का विरोध करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का ये ऐलान है। लेकिन जब हम कोई भी भाषा बोल रहे हैं, जब हम कोई स्टेज से बोल रहे हैं, या हम कोई इंटरव्यू दे रहे हो, या कोई फेसबुक लाइव पा रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, हम पूरा विरोध करें, लेकिन हमारी भाषा में शालीनता होनी चाहिए, हमारी भाषा सभ्य भाषा होनी चाहिए। क्योंकि हमारी बात में कोई भी उकसावे वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई भी भड़कावे वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज हम एक इंडिविजुअल नहीं है। जयदीप भाई मेरे साथ बैठे हैं, आपके यहाँ के नौजवान हैं, लोकल नौजवान हैं। आज ये कोई एक सिंपल नौजवान नहीं है, ये एक किसान नेता है। मेरे और भाई बैठे हैं सारे, ये विजय हैं, गुरनाम जी हैं, सारे हैं। ये कोई एक सिंपल इंडिविजुअल नहीं रह रहे आज, ये कोई अकेले व्यक्ति नहीं है। इनकी आवाज पूरा समाज सुनता है। इनको मैं एक बात पूरी करूं, इनको लोग अपने नेता के तौर पे, अपने आइडियल के तौर पे देखते हैं। तो इनको जो भी बात करनी चाहिए, हम सबको, मुझे भी जो बात करनी चाहिए, वह सभ्य वाली होनी चाहिए। और जहां तक बात आपने बीजेपी वाला की कही, देखो बीजेपी का तो चरित्र यही है। उन्होंने क्या नहीं बोला हमें? उन्होंने हमें आतंकवादी बोला, उन्होंने हमें उग्रवादी बोला, उन्होंने हमें फॉरेन फंडिंग का आरोप लगाया, उन्होंने हमें खालिस्तानी बोला, उन्होंने, इनके ही मंत्री जेपी दलाल ने हार्दिक संवेदनाएं दी, किसानों की शहादत पे हार्दिक संवेदनाएं दी। तो इनका चरित्र ही, आप इनका इतिहास उठा के देख लो। 1942 में जब अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो पूरा देश तो आंदोलन में था। बीजेपी वाला के पूर्वज, आरएसएस के संगी लोग क्या कर रहे थे? वो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे, अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। तो इनका तो इतिहास ही ये है। तो इसीलिए जो आज ये किसान कौम देश को बचाने की लड़ाई जो लड़ रही है, उस समय ये किसान आतंकवादी भी बोल लेंगे, खालिस्तानी भी बोल लेंगे, सब कुछ बोल लेंगे, लेकिन हमने पता है हमारी दिशा और हमारी दशा बिल्कुल ठीक है, हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। जब बीजेपी नेता कानूनी मदद ले सकते हैं, क्या किसानों को मदद नहीं लेनी चाहिए इनके खिलाफ? जो अखबार आतंकवादी पाकिस्तानी कहता है, किसानों को कानूनी मदद नहीं लेनी चाहिए जो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके? देखो, आज बड़े दुख की बात है कि जो भी हमारे चारों स्तंभ हैं देश के, वो सारे के सारे संकट में हैं। विश्वसनीयता नहीं बची है, ये एक बड़े दुख की बात है। और मैं तो कहता हूं, चाहे मीडिया की बात कर लें या किसी और स्तंभ की बात कर लें, उनको अपनी विश्वसनीयता दोबारा बनानी पड़ेगी। और जो किसान होता है, लोग अजी एक बात कहा करते कि जब संसद जब आवारा हो जाती है ना, तो फिर सड़कों पे संग्राम करना होता है। सड़कें यदि सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। इसीलिए हमारा तो कानून भी सड़क है,
हमारा तो रण का क्षेत्र भी सड़क है, हमारी तो संसद और विधानसभा भी सड़क है। तो हमारा जो भी कुछ होगा वो सड़क के माध्यम से ही होगा। और जो ये केस हैं, बाकी ये जो लगती हैं, तो मेडल हैं ये तो। भाई हमें पता है ना कि हम सही रास्ते पे, हम देश के लिए और समाज के लिए काम कर रहे हैं, अपनी किसान कौम के लिए काम कर रहे हैं। तो ये फांसी भी टूटनी होगी, टूटेंगे, क्या बात होगी, गोली खानी होगी, गोली भी खाओगे, लठ भी खाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल हम 2-3 घंटे पहले की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर पर एक लाइन खुलवा दी है और एक न्यूज़ चैनल था, प्यारा हिंदुस्तान कोई यूट्यूब चैनल है, तो उन्होंने लिखा कि दिल्ली पुलिस ने राकेश टिकैत के गुंडों को सड़क से उठाया। देखो जो, या मैं इसलिए मैंने एक बात कही, न्यूज़ चैनल्स हो या यूट्यूब चैनल हो, उनको भी इस तरह की भाषा से बचना चाहिए, क्योंकि ये समाज में गुस्सा पैदा करते हैं। और फिर जब इन न्यूज़ चैनल्स का, जो बड़े बड़े मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स हैं, जब लोग इनका वहाँ विरोध करते हैं, इनका घेराव करते हैं, इनको गोदी मीडिया कहते हैं, तब ये फिर हमारे पास शिकायत लेके आते हैं। भाई या तो आप फिर ऐसी खबर मत दिखाओ, और यदि आपके साथ जनता फिर गुस्से में आपके साथ वो व्यवहार करती है, फिर आप शिकायत मत करो। भाई हमने तो इतनी कॉल दी, हमने चीज़ों को इतना संभाला वहाँ पे, मैं आपको बताऊं, सभी बॉर्डरों पे, क्योंकि जनता में गुस्सा था। ऐसी जो ये भाषा लिखते हैं कि भाई ये कर दिया, वो कर दिया, जो गोदी मीडिया जो भाषा लिखती है, उसी से तो गुस्सा पैदा होता है ना। लेकिन उसके बावजूद हम संभाल रहे हैं, हम अपने भाइयों को ये बात कहते हैं कि भाई ये तो जो पत्रकार आवा है, ये तो सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के पत्रकार हैं, ये नौकरी कर रहे हैं, ये तो इनको जैसा आदेश दिया जाता है ये करते हैं। हम अपने भाइयों को समझाते हैं इनके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, और हमारे सारे भाइयों इस बात को मानते भी हैं। लेकिन यदि ये इस तरह की भाषा बोलते रहेंगे तो भी गुस्सा तो आओगा, फिर इनको गुस्सा झेलना भी पड़ेगा। तो इनको भी उस चीज से बचना चाहिए, और हमारे भाइयों को भी इनका उस तरीके से कोई भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो बॉर्डर जो खोला गया है, क्या उससे आंदोलन पर कोई असर होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी वहाँ बात भी हुई थी, वो खोला नहीं गया। कुछ टेक्निकल रीजंस होते हैं, कई बार टेक्निकल रीजंस के कारण कुछ करना पड़ता है, तो उसी अनुसार वो किया गया। उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं, आंदोलन पूरा मजबूत रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये थे हमारे साथ अभिमन्यु कुहाड़ जी। इन्होंने अपने विचार रखे किसान आंदोलन पर, जो हरियाणा की राजनीति है, देश की राजनीति है, उन पर भी इन्होंने अपने विचार रखे। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। अगर यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।